नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और बिहार नतीजों को आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। जब हमने पिछली बार बात की थी तो उस दिन आखिरी फेज का वोट पड़ रहा था और बहुत सारी बातें थी कि वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा है, उसके कैसे क्या किधर जाएगा। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो सबको चौंकाने वाले हैं। सबको तो छोड़िए, इवन भाजपा और एनडीए को भी नहीं उम्मीद थी, क्योंकि अमित शाह जी ने ही ये घोषणा की थी करीब हमारी 160 सीटें आएंगी और वो 202 पा गए। ये नतीजे सामान्य तो नहीं है। अब उसके बाद जो विवेचना की जा रही है सर, वो बहुत तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। उसमें जो सबसे नंबर 1 पे जो अव्वल है वो है एसआईआर की जो वेल क्यूरेटेड लिस्ट एक बनाएगी, जिसमें से हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 30-31 हजार वोट काटे गए औसतन। चलते चुनाव में जो है वो 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में डाले गए। चुनाव आयोग आंखें मूंदे रहा। अकूत धन बल का प्रयोग किया गया, बहुत सारे संसाधन लगाए गए भाजपा और एनडीए की तरफ से। ये बहुत सारे कारण उसके हैं। लेकिन सर अब क्या हो रहा है कि सब लोग जो है वो अपने अपने ढंग से विवेचना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये तो शुरू से ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। एक सर विचार चल रहा है कि विपक्ष को चुनाव बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही इलेक्शन रिग्ड है और सारा कुछ जो है वो एक पक्ष में किया जा रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, तो इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। चुनाव दर चुनाव हम देखते जा रहे हैं कि नतीजे जो है उम्मीद से भिन्न आ रहे हैं। गुजरात हो, हरियाणा हो, कहीं भी महाराष्ट्र हो। क्या आप तो इस विचार से सहमत है कि चुनाव को बहिष्कार कर देना चाहिए विपक्ष को, या आपको लगता है कि इसी सिस्टम में ही रह करके सिस्टम को सुधारने की जरूरत है? देखिए, आज की तारीख में मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा अभी चुनाव के बहिष्कार करने की घड़ी नहीं आई है। अभी हम लोगों को इसी व्यवस्था में, इसी बंदोबस्त में संघर्ष करना होगा। और जो चुनाव आयोग और सरकार की जो साठगांठ है, चुनाव आयोग और भाजपा की जो पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप के खिलाफ एक संघर्ष करने का ज्यादा बेहतर और ऐसा आ, आ, आंदोलन करना होगा जो जनता की समझ में आए और जनता के हितों के साथ सीधे सीधे जुड़े वो। और उसके लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों में भी इस बात की चेतना जागी है। कांग्रेस ने भी बयान दिया है कि वो सारे देश में जो एसआईआर की जा रही है उसका वो रिव्यू करेगी और उसके बारे में एक नीति बनाएगी। देखिए उनकी क्या नीति निकल कर आती है। अच्छा, तो वो बहिष्कार अभी तुरंत बहिष्कार कर देने से बात बनेगी नहीं, और उससे क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाएगा कि वो किसी भी अगले चुनाव में कुछ फर्जी पार्टियां खड़ी कर देगी और कहेगी ये 10 पार्टियां हमारे खिलाफ लड़ रही हैं। ऐसा हमेशा होता है और ये निर्लजता पूर्वक होगा और कहा जाएगा कि भाई आप तो लड़ी ये चुनाव, अब नई पार्टी लड़ रही है चुनाव, आपको उसमें भी आपत्ति है। फिर इस बात पे बहस हो जाएगी, बहस होगी, होने लगेगी कि भाई ये पार्टी जो नई बनी है इसका बीजेपी ने कितना पैसा दिया है, क्या दिया है, ये सब चर्चाएं ऐसी ये होने लगेंगी। तो जो डमी पार्टियां बना दी जाएंगी और वो डमी पार्टियां बनाकर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और उनको वोट भी कुछ दिलवाए जाएंगे डमी पार्टियों को। फिर कहा जाएगा कि विपक्ष के जो वोट थे वो देखिए डमी इन पार्टियों को मिल रहे हैं। इसका मतलब अब जो विपक्ष की राजनीति है उसकी नुमाइंदगी ये पार्टियां कर रही हैं। इस प्रकार की बातें। बहुत सारे ऐसे नेता जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो अतीत में नेता रहे हैं, बहुत सारे इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत पुरानी किस्म की कई पार्टियां जो कि केवल कागजी हैं, मतलब वो सबको जीवित कर दिया जाएगा। देखिए ये हथकंडा बहुत पुराना है। आपको अगर लोकतंत्र का फसाड बनाना है, तब एक लोकतंत्र का वो बनाना है, आवरण बनाना है लोकतंत्र का, तो उसको बनाने के बहुत स्थापित हथकंडे हैं। तमाम तानाशाह लोग यही काम करते हैं दुनिया में। हर तानाशाही चाहती है इसलिए अगर आज की तारीख में बायकाट करेंगे तो ये सब तिकड़में शुरू हो जाएंगी। बायकाट तब करना चाहिए जबकि आपको लगे कि जनता का एक बड़ा हिस्सा हमारे बायकाट का समर्थन करेगा, हमारे बायकाट के पक्ष में खड़ा होगा, जो आज की स्थिति नहीं है। आपको भी जनता में बहुत काम करना है। सर मेरा एक दूसरा काउंटर आर्गुमेंट है। क्या हो रहा है कि आप वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, जनता में वो इसलिए शायद विश्वास नहीं हो रहा कि जब आप उसी सिस्टम में लड़ रहे हैं और जहां आप जीत जा रहे हैं वहां आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहां ईवीएम ठीक है, वहां की वोटर लिस्ट ठीक है, जहां आप हार जा रहे हैं ये एक लॉजिक को दिया जाता है कि देखिए जहां वो जीत जा रहे हैं। सही है, आपकी बात सही है, काउंटर आर्गुमेंट नहीं, आपकी बात ही सही है, मैं कह रहा हूं आप। लेकिन स्थिति यह है कि अगर आज की तारीख में आप इस आधार को आगे बढ़ाएंगे कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे और वोट चोरी हो रही है, तो अच्छा अब आप ये देखिए
कि इस वक्त बिहार में जो वोट पड़े हैं उसमें ऐसी बात नहीं कि महागठबंधन को वोट नहीं मिले। महागठबंधन को पिछली बार के मुकाबले वोट प्रतिशत बराबर है, नहीं वोट प्रतिशत भी महागठबंधन का बढ़ा हुआ है, आरजेडी का बराबर है पिछले से, और नंबर ऑफ वोटों की संख्या भी बढ़ी हुई है आपकी। अच्छा, इसके बावजूद जिस अंतराल से ये हारे हैं वो अंतराल पारंपरिक अंतराल से ज्यादा है। अच्छा, यही बात अपने आप में इस बात का सबूत है कि बिहार की एसआईआर के तहत जितने वोट बढ़ाए गए उनमें से ज्यादातर वोट बड़े व्याकुल से थे कि वो जाके एनडीए के खाते में पड़ जाए। अब जैसे बक्सर जिले का एक उदाहरण दिया जा रहा है, मेरे पास काफी डिटेल में है उसकी जानकारी। उस बक्सर जिले की तमाम सीटों के ऊपर 30-30 हजार वोट बढ़ाए गए और वो 30-30 हजार वोट जो हैं वो सत्तारूढ़ गठबंधन के खाते में चले गए और वो उसी के हिसाब से चुनाव जीत गया। अच्छा, अब ये सब चीजें जो होती हैं ना, इन सब चीजों को जनता के बीच में सिंक होते होते देर लगती है जनता के बीच में, और समय लगता है। मोदी सरकार इस काम को बहुत चालाकी के साथ कर रही है। बांग्लादेश में इस तरीके से जो काम हुआ था उसमें ज्यादा भौंडापन था, बहुत ही सख्ती थी। अब आप ये देखिए, वहां भी जब शेख हसीना तानाशाह के तौर पर स्थापित हो गई, अब तो उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है, उसमें काफी समय लगा था, मतलब 5-6 साल लगे थे उसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं, चुनाव आयोग का ये जो रुख है, आप जो बात हम लोग एक ही तरीके से सोच रहे हैं, चुनाव आयोग का जो रुख है, ये रुख दरअसल 2024 के चुनाव से प्रकट हुआ है, जिसमें अभी बहुत समय नहीं हुआ है। 2024 के चुनाव में 1.5 साल के आसपास का समय हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि जब चुनाव हारते थे, विपक्ष चुनाव हारता था, कांग्रेस 2024 पहले 3 बड़े राज्यों में चुनाव हार गई थी। वो मध्य प्रदेश में हार गई थी, जो उसे जीतना चाहिए था कहा जा रहा था। वो छत्तीसगढ़ में हार गई थी और वो राजस्थान में हार गई थी, जहां बहुत लाभार्थी योजनाएं थी अशोक गहलोत की। लेकिन ये सब जो हार हुई थी, हम लोगों ने बिल्कुल चर्चा नहीं की कि चुनाव आयोग ने इसके अंदर इस हार में भूमिका निभाई है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये कहते थे कि इतने चरणों में चुनाव नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये कहते थे कि शेड्यूलिंग जो है चुनाव की, वो सत्ता पक्ष के मर्जी के मुताबिक हुई है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हुई है। तो दिखाई पड़ रहा था कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को बहुत ही मार्जिनल किस्म के फायदे पहुंचा रहा है। जो बिहार में हुआ है और जो हरियाणा में हुआ और जो महाराष्ट्र में हुआ, देखिए बिहार एक ऐसा बेईमानी से चुनाव लड़ने का एक ऐसा उदाहरण है जो हरियाणा भी नहीं था, जो महाराष्ट्र भी नहीं था। बिहार में तो कुछ का कुछ उन्होंने कर दिया। बिहार में जो उनकी नंगई है वो बिल्कुल बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। भाई देखिए ना, बिहार में क्या हो रहा है कि जीविका दीदियां 1,80,000 जीविका दीदियां नियुक्त कर दी गई, जो सीधे सीधे सरकार की वजीफाखोर थी। 30,000 रुपए उनके खाते में पहुंच चुका था, 1,90,000 पहुंचने का और आश्वासन था। 1,80,000, 90,000 वहां पे पोलिंग स्टेशन थे, बूथ थे 90,000। उन बूथ पे, यानी हर बूथ के ऊपर 2 भारतीय जनता पार्टी के पेड एजेंट नियुक्त थे वहां पर, और वो उनके पक्ष में मोबिलाइजेशन, पक्ष में वोटों की गोलबंदी कर रहे थे। और इस बात को केवल विपक्षी पार्टियां ही नहीं कह रही हैं, जो स्वतंत्र किस्म के समीक्षक हैं, जो कहीं से भी भाजपा विरोधी समीक्षक नहीं है, उनके कई के नाम भी हम लोग ले सकते हैं, सम्मानित लोग हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि जीविका दीदियों का इस्तेमाल बहुत 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 गलत काम किया इन्होंने। अब जिस तरीके से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उस वक्त भी आप वृद्धा पेंशन भी दे रहे हैं खातों में। वृद्धा पेंशन तो मतदान के 1 दिन पहले तक लोगों के खाते में गई है, महिलाओं के खाते में गई है, फिर और किस्तें जा रही हैं उसमें। तो इस बात को सब लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन सामान्य वोटर तक पहुंचते पहुंचते इन चीजों में समय लगेगा, और विपक्ष को चाहिए कि इस प्रक्रिया को अपने आंदोलन, अपनी मांगों, अपने प्रदर्शन, अपने धरनों, सड़क पर निकलने, अदालती संघर्ष, इन सब के जरिए इनको तेज करे। वो उनको जितना तेज करेगा उतना ही वो उस मुकाम तक पहुंचेगा। अगर आज की तारीख में ऐलान कर दिया, सब मान लो इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, वो प्रस्ताव पास करते हैं कि आज के बाद से हम भारत में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि भाजपा तुरंत पीछे हट जाएगी, डर के मारे कांपने लगेगी, चुनाव आयोग थरथर कांपने लगेगा और वो सब विपक्ष की सारी मांगे मान लेंगे? इससे नहीं, वो नई तैयारी करेंगे विपक्ष को झूठ साबित करने के लिए,
और फिर बिल्कुल नहीं पूरी इसका चर्चा दूसरी दिशा में पहुंच जाएगी। जब तक सर इसको मैं अंग्रेजी एक में एक शब्द है फर्मेंट, अंग्रेजी में एक शब्द है फर्मेंट, यानी जनरोष, मतलब जब तक जनरोष न पैदा कर दिया जाए तब तक बायकाट की मांग उल्टी पड़ जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। जी नहीं, मैं सर उसी बात पे फिर अभी इसलिए टिका हुआ हूं एक मिनट कि देखिए जो आपने कहा कि लोकतंत्र का फसाड एक बनाया जाएगा, एक साइकिल है जो कंप्लीट करनी है कि चुनाव घोषित होंगे, आचार संहिता लगेगी, नॉमिनेशन की डेट आएगी, फिर स्क्रूटनी होगा, फिर वोट पड़ेंगे, वोट की गिनती होगी, ये सारा एक साइकिल कंप्लीट करके और वो लोग वापस स्थापित हो जाते हैं। हो सकता है कि इस विपक्ष को बाइकआउट करने से वो कुछ डमी पार्टीज भी खड़ी कर दे, लेकिन ये अभी क्या हो रहा है कि अभी ये फसाद ज्यादा लेजिटिमेट लगता है कि जब आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, कुछ जगहों पे जीत भी रहे हैं, कुछ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट पा भी रहे हैं और ठीक ठाक वोट पा रहे हैं, तो गड़बड़ी कैसे होगी। मेरा कहना यह है कि अगर विपक्ष बाइकआउट करे तो क्या जनता ये नहीं देखेगी कि ये सब डमी पार्टियां हैं और एक तरफा ही एक पार्टी का रूल है, और वो जो जनरोष है चूंकि विपक्षी पार्टियों को वोट देकर निकल जाता है, तब शायद न निकले और लोग सड़क पे निकले और अपने नाम की वो चर्चा करें, भाई मेरा नाम नहीं था, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आ, आप वो जो कह शायद रहे हैं मैं ज्यादा। उससे इनकार नहीं कर रहा हूं ज्ञानेश जी, आप जो कह रहे हैं ये हो सकता है कि डमी पार्टियां वगैरह जैसी सामने आए, वो जनरोष की प्रक्रिया उनको देख के भी आगे बढ़े, लोगों को लगे कि वास्तव में ये तो बिल्कुल एक तरह का चुनाव के नाम पे चुनाव मजाक हो रहा है, चुनाव के नाम पे चुनाव का नाटक हो रहा है। ये भी हो सकता है कि वो बात हो जाए सामने, लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि भारत की जनता की प्रकृति क्या है। भारत की जनता बड़े बड़े क्रांतिकारी आंदोलनों और लौट पलट कर देने वाली इन चीजों के लिए नहीं जानी जाती है। गांधी जी के आंदोलन में भी पूरे देश में मुश्किल से एक अनुमान लगाया गया था एक बार, मुश्किल से 1 लाख लोग भी नहीं थे, उससे भी कम संख्या थी जो पूरे देश में उन आंदोलनों में भाग लेती थी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी देखिए बहुत कम संख्या में लोग भाग लेते थे, वही सब लोग भाग लेते थे। तो वो पता नहीं है, ये एक रिस्क है, एक खतरा है। मतलब जो अगर आपने अभी बायकाट का ऐलान कर दिया और उस तरह की प्रतिक्रिया जनता की तरफ से नहीं प्राप्त हुई जिस तरह की प्रतिक्रिया की आप अपेक्षा करते हैं, तो ये तमाम विपक्षी दल जो है वो बेयाबान में चले जाएंगे। क्या विपक्षी दल गारंटी से कह सकते हैं कि बायकाट करते ही जनता उनके, जैसे ही चुनाव का नाटक शुरू होगा, जनता उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी? अगर वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो जनता के ज्यादा संपर्क में रहते हैं, उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव है, चुनाव लड़ने का ज्यादा अनुभव है, अगर सभी विपक्षी दल इस बात को महसूस करते हैं कि एक बड़ा महान जन आंदोलन शुरू हो जाएगा लोकतंत्र को भ्रष्ट करने के खिलाफ, तो उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए जो आप कह रहे हैं। उनके मन के अंदर की हिचक क्या है? उनके मन के अंदर की हिचक यही है कि ऐसा नहीं होगा। वो फिर वो एक दूसरे चक्कर में फंस जाएंगे और वो वहां से देखिए, बायकाट करने का निर्णय आप कदम नहीं वापस खींच सकते। ऐसा नहीं कि आपने बायकाट भी कर दिया फिर कहने लगे नहीं नहीं चलो हम फिर से आजमाते हैं इस बात को। फिर तो उन्हें अपने उनकी जो मांगे होंगी, मान लो उनकी मांग ये है कि भाई मत पत्रों से चुनाव हो, एक मांग ये हो सकती है। उनकी मांग ये हो सकती है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति का तरीका बदला जाए, एक मांग ये हो सकती है, उसकी अधिक निष्पक्ष हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नया बनाया जाए, एक मांग ये हो सकती है। मतलब इस तरह की कई मांगे हो सकती हैं, लेकिन उन मांगों को अगर नहीं माना गया या मांगों को मानने में भी कुछ लीपापोती कर दी गई, फर्जीवाड़ा कर दिया गया, तो वो उस परिस्थिति में वो क्या करेंगे? इन सब बातों को आपको पूर्वानुमान लगाना होगा। ये कोई जल्दबाजी में किया गया फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल आपको कगार पे पहुंचा देगा। क्योंकि उस कगार को भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, उसके जो संसाधन है, अब जैसे कि एक बहुत योगेंद्र यादव का, संजय कुमार का, जो हमारे मित्र हैं और किसी भी कीमत पे भाजपा समर्थक नहीं है, योगेंद्र यादव किसी भी कीमत पे भाजपा समर्थक नहीं है। वो तो एसआईआर की जितनी आलोचना उनके खिलाफ, जितने मेहनत उन्होंने की है, उतने किसी ने नहीं की है। आप उनको देखिए तो वो सब लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के मुकाबले जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए है, वो ज्यादा 5 परसेंटेज पॉइंट, योगेंद्र यादव आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है उन्होंने कि वो उसके मुकाबले 5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा हुआ गठबंधन है। मेरा मानना यह है कि अगर ये लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ते, इसके अंदर ये बदमाशियां नहीं करते कि आप 50 लाख वोटर बाहर से ट्रेनों में भर के ला रहे हैं, जीविका दीदियों को नियुक्त करके औरतों के वोट डलवाने को सुनिश्चित कर रहे हैं, तब भी ये लोग चुनाव जीत सकते थे।
और बाकायदा ठीक से जीतते चुनाव, मेरा मानना है। उसके लिए जरूरी नहीं है, चुनाव जीतने के लिए 200 से ज्यादा सीटें लाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें अच्छे खासे 140, 50, 130, 40 के करीब, 40 के करीब सीटें मिल सकती थी। लेकिन इन्होंने तय किया कि विपक्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर देना है और अनाप शनाप वोट प्राप्त करने हैं, ये सब इन्होंने तय किया। इसलिए इन्होंने बड़ी बड़ी बेईमानियां की, और उन बेईमानियों के कारण क्या हुआ है, नुकसान हुआ है एनडीए का, मैं मानता हूं। वो समझते हैं कि हमने 200 से ज्यादा सीटें प्राप्त कर ली तो हमारी बहुत बल्ले बल्ले है, वो गलत फहमी के शिकार है। इससे हुआ ये है कि इनका जो चुनाव ये वैध तरीके से जीत सकते थे, वो चुनाव देखने में तिकड़म और अवैध तरीके से चुनाव जीतने का एक नमूना बन गया है। तो ये जो नुकसान इन्होंने अपना किया है, इस नुकसान को कैसे उसका दोहन किया जाए, कैसे उसका लाभ उठाया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस रणनीति का ये बहुत एक सोफिस्टिकेटेड पहलू है। इस सोफिस्टिकेटेड पहलू के ऊपर भी ध्यान देना होगा सभी को, हमारे और आपके जैसे राजनीतिक समीक्षकों को भी ध्यान देना होगा, और उन लोगों को भी सबको ध्यान देना होगा जो चाहते हैं कि देश में विपक्ष मजबूत हो। अच्छा, विपक्ष ने कोई बहुत अच्छे तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। जितनी इन्होंने गड़बड़ियां की हैं महागठबंधन ने, उसकी कोई सीमा ही नहीं है उसकी। और जिस तरह से लालू परिवार के अंदर जूतम पेजार इस वक्त हो रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। वो ये बताता है कि इन लोगों में इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये इतना महत्वपूर्ण परिवार है बिहार का, जिसने 15 वर्ष तक बिहार के ऊपर हुकूमत की। माँ और पिता दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और फिर वो इस तरह का आचरण कर रहे हैं जैसे कि कोई संस्कारहीन घटिया किस्म का परिवार जो झोपड़ी में मारपीट कर रहा है और सब लोग उसको देख रहे हैं आपस में। उस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, बाहर निकल कर मीडिया में कह रहे हैं कि हमारे भाई ने हमारे ऊपर चप्पल उठा ली। अरे भाई, ये जो परिवारों के अंदर झगड़े होते हैं, जो मतभेद वगैरह होते हैं, उन मतभेदों को परिवार के अंदर ही रखा जाता है। ये किसने, क्या बुजुर्गों की यही राय है जैसा वो कर रहे हैं? तो इस चीज से उनकी साख और गिर रही है। देखिए, ये बहुत अलग, कांग्रेस ने जिस घटिया तरीके से चुनाव लड़ा है, राहुल गांधी ने जो रवैया अख्तियार किया, तो उन्होंने जब तेजस्वी ने उनकी बात नहीं मानी और दबाव डलवा के उन्होंने अपना नाम घोषित करवा लिया, उसके बाद राहुल की उसमें दिलचस्पी खत्म हो गई और राहुल ने चुनाव में एक तरह से भागीदारी करना बंद कर दिया। बाद में रैलियां कर दी बस छठ के बाद में, और काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर वो विदेश चले गए। तो ये सब जो हुआ है, अब कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार तय किए, अब देखिए इसमें बहुत सी बातें हो रही हैं जो सब जुड़ती हैं आपस में बातें, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा। महाराष्ट्र में जो मुंबई नगर महापालिका का चुनाव हो रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण बड़ा चुनाव है, उसका महाराष्ट्र के लिए नहीं देश के लिए भी चुनाव है, उसमें कांग्रेस ने घोषित किया है कि वो अलग से चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब है कि वहां पर जो महाविकास अघाड़ी है वो उस चुनाव के संदर्भ में टूट गया, महाविकास अघाड़ी टूट गया। और वहां पे रमेश चेन्नीतला जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, उन्होंने ये घोषणा की है, किसी नेता ने घोषणा नहीं की है। इसका मतलब है कांग्रेस की ये नीति है कि वो वहां अलग चुनाव लड़ेगी। अब जो मुंबई की कमेटी है वो महाराष्ट्र की जो प्रदेश कमेटी है उससे थोड़ा, उसका किरदार थोड़ा अलग तरह का है, संरचना उसकी अलग तरह की, उसका फायदा उठाकर उन्होंने ये घोषणा कर दी है। तो इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये कनेक्टेड है। एसआईआर के खिलाफ आंदोलन का सवाल कैसे इसको किया जाए, एक मॉडल वो है जो बिहार में उन्होंने अपनाया था, वोट अधिकार यात्रा का। लेकिन ये मॉडल हर जगह उस तरीके से नहीं चल सकता है। अगर चलता होता तो अभी तक कई जगह वोट अधिकार यात्रा हो गई होती। क्यों नहीं वोट अधिकार यात्रा उन लोगों ने की? क्योंकि उन्हें लगा कि ये मॉडल हर जगह शायद एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उस तरीके से इसको लागू नहीं किया सकता। तो ये रणनीति अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंची है। इसको अंतिम चरण में पहुंचाने के लिए इसमें अभी और दिमाग खपाना पड़ेगा और काफी काम करना पड़ेगा। काफी जैसे राजनीतिक तजुर्बे और एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान की आवश्यकता है, और एक ऐसे पूर्वानुमान की आवश्यकता है जो गलत साबित नहीं होना चाहिए, वरना विपक्ष की थोड़ी बहुत जो हवा है वो भी निकल जाएगी। जी, मैं सर इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर के एक सवाल बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा बिहार पे ही एक और सवाल कर लूं आपसे। आपने कहा ना कि जो इस जनता का चरित्र है वो शायद अगर आज बाइकआउट कर देंगे तो फिर वापस लेना मुश्किल होगा, और इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म वापस लिया तो उसके लिए उनकी बड़ी आलोचना हुई, और लोग लगता है कि शायद वो चोरी चौरा हो गया इसलिए कर लिया, लेकिन शायद उनको भी समझ में आ गया था कि एक सैचुरेशन पे पहुंच गया ये आंदोलन, इससे ज्यादा जनता सड़क पर निकलने वाली है नहीं, इसलिए शायद उन्होंने वापस लिया। और जनता का सर चरित्र ये है
कि जन स्वराज पार्टी ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। उनके जो एजेंडे थे, जो उनकी बातें थी, जो उनका एक नैरेटिव था कि भाई पढ़ाई लिखाई शिक्षा हम इस पे काम करेंगे, उनका चुनाव निशान भी स्कूल का बस्ता था। सर एक उदाहरण सर मैं देना चाहता हूं, कुम्हरार से सर प्रोफेसर केसी सिन्हा चुनाव लड़े जन स्वराज की पार्टी टिकट पे। उनसे बड़ा नाम शायद गणितज्ञ में आज की डेट में बिहार में नहीं होगा, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, 70 से ऊपर उनकी किताबें चलती हैं, पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, पटना यूनिवर्सिटी के वो कुलपति रहे। अगर इस महान आदमी को 15,000 वोट मिलते हैं और भाजपा वाले को 1 लाख वोट मिलते हैं, कांग्रेस को शायद 52-53,000 वोट मिलते हैं, तो इस जनता को करे क्या कोई? मतलब अल्टीमेटली तो जनता मालिक है ना। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको वही भाजपा, वही एनडीए, वही मेरा नीतीश कहना कुमार ये मिलना है, 20 साल से। मैं इसी उदाहरण पे कह रहा हूं, ये जो उनको वोट 15,000 मिले वो तो ठीक है, लेकिन भाजपा को विपक्ष के मुकाबले 1 लाख वोट कैसे मिले, इस पे जरा सोचिए। वो जो अंतर है 50,000 वोटों का, 52,000 और 1 लाख का अंतर जो है, ये अंतर जो है, ये अंतर नकली है। अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच में 10,000 वोटों से फैसला होता, 12,000 वोटों से फैसला होता, 5,000 से लेकर 12-15,000 वोटों के बीच में फैसला होता, तो मैं मानता था कि ये चुनाव नॉर्मल रिजल्ट है, मतलब ये ऐसा रिजल्ट है जो कि आमतौर पर आता है। ये जो असाधारण परिणाम गया, देखिए बिहार में जितने भी लोग वहां पे घूमे, राजीव रंजन है, वो माहौल क्या है, वो बहुत ज्यादा घूमे, मतलब जो है आपके अजीत अंजुम है, वो भी काफी वहां पे घूमे बिहार में। वो राजीव रंजन ज्यादा घूमे, वो थोड़े कम घूमे, लेकिन वो भी काफी घूमे। और भी बहुत से लोग हैं जो पूरे बिहार में घूम घूम के उन्होंने लोगों की था ली। बिहार में कोई भी लहर किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं चल रही थी। एक भावना थी कि नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी की भावना थी। उसमें एक तरफा इतना नतीजा आना एक अस्वाभाविक बात है, इसको सब लोग मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी अंदर खाने मान रहे हैं कि ये नतीजा जो है ना, इस तरीके के नतीजे की उम्मीद नहीं थी। मेरा मानना था कि अमित शाह 160 सीटें कह रहे थे तो कुछ बढ़ा के कह रहे होंगे, इसका सीधा मतलब था कि उन्हें 140-45 सीटें आ जाएंगी, ये उनकी वो रही होगी। लेकिन उन्होंने जो पूरा, अमित शाह ने सारा बंदोबस्त किया, जो उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया था अमित शाह ने, उस बंदोबस्त का परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर इनके पक्ष में नकली वोटिंग हुई, इनके पक्ष में फर्जी वोटिंग हुई। मतलब है हवा भरी, जैसे हवा भरी जाती है गुब्बारे में, उस तरीके से मतदान के अंदर हवा भरी गई। इस चीज की पोल कैसे खोली जाए? इस चीज की पोल खोलने के लिए जो काम करना पड़ेगा, वो काम क्या कोई कर रहा है? जैसे मेरे पास तो केवल बक्सर क्षेत्र के आंकड़े हैं। आंकड़ों में अच्छा, केरल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके एक लिस्ट जारी कर दी, इसमें 128 सीटों का जिक्र है। हर सीट पे वो बताते हैं कि यहां पर एसआईआर के जरिए इतने वोट जोड़े गए और भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो जोड़े गए या काटे गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से जीत गई या एनडीए इतने वोटों से जीत गया। तो उस लिस्ट को देख के ये बिल्कुल तुरंत समझ में नहीं आता कि इन दोनों का आपसी संबंध क्या है। बक्सर के आंकड़ों को देख के समझ में आता है कि इनका आपसी संबंध क्या है। आपको ऐसी विश्वसनीय आंकड़े पेश करने पड़ेंगे, ऐसी लिस्टें पेश करनी पड़ेंगी, और अभी से मेहनत करके अगले 2-3 साल में भले ही आप 1-2 चुनाव और बीच में हार जाएं, ये सब करना पड़ेगा आपको। और अब भारतीय जनता पार्टी की सामने भी चुनौती है कि अब अगला जो चुनावों का दौर होगा, उसमें आप बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ना है। ममता बनर्जी केवल यादव मुसलमान गठजोड़ की नेता नहीं है वहां पर। भाई 2015 के बाद एनडीए ने, आरजेडी ने कोई चुनाव नहीं जीता है बिहार में। ममता बनर्जी 2015 जब से बनी है, जब पहला चुनाव उन्होंने जीता था, पिछले 15 साल पहले चुनाव जीता था उन्होंने, तब से वो हर एक चुनाव जीती है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। जी आप देखिए यहाँ पे वो ये असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं तो सीमांचल के इलाके में मुसलमान उनको समर्थन कर देते हैं। 2 चुनावों में लगातार सीमांचल के इलाके में वो अपना दबदबा दिखा चुके हैं मुसलमान वोटों के बीच में। लेकिन बंगाल में जब असदुद्दीन ओवैसी गए थे तो वो ढक्कन हो गए थे, उनको 0-0 प्राप्त हुआ था उनको। जी, तो बंगाल की स्थिति बिल्कुल अलग है। भाजपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भाजपा क्या करेगी, केरल में भाजपा क्या करेगी। अब देखते हैं कि वहां पर, अब यहां से समझ में आएगा कि जो एसआईआर वाला मॉडल है, जिसके जरिए इन्होंने अपने वोट फुलाने में कामयाबी हासिल की, वो एसआईआर वाला मॉडल वो इन प्रांतों में जहां पर इनके मुकाबले जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत उनकी जड़ें गहरी हैं, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में खड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें वहां नई हैं और कमजोर जड़ें हैं, मतलब जो है
वो वहां पर कैसे करती है। इन सबके अब 1-1.5 साल के इस तजुर्बे से समझ में आएगा कि भारतीय लोकतंत्र को जो भ्रष्ट किया जा रहा है और चुनावी प्रक्रिया को एक तरफा किया जा रहा है, ये है क्या, कहां पर ये मॉडल चलता है, कहां मॉडल नहीं चलता है, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। भाजपा तो बदमाशी अपनी करेगी, वो तो करती चली जाएगी। मैं सर ये मानता हूं कि जो विपक्ष शासित प्रदेश है शायद वहां एसआईआर उस ढंग से ना हो पाए, उस ढंग से नाम काटे और जोड़े ना जा सके, क्योंकि उनकी पूरी मशीनरी है ममता बनर्जी या स्टालिन की। लेकिन सर उनके एक बड़ा चैलेंज तो ममता बनर्जी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी भाजपा वहां कुछ 77 सीट या 73 सीट पिछले चुनाव में पाई हुई थी, तो उसका एक हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव वहां पे काफी चल रहा है। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब 3-4 महीने पहले मैं कलकत्ता गया था। तो खैर, मैंने सर आपको एक बीपी न्यूज के किसी शो में कहते हुए सुना कि आपने कहा था कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन का एक चेहरा होना चाहिए, लेकिन सर आप सोचिए कि कांग्रेस का लॉजिक ये होगा शायद कि चूंकि मेरे पास 100 एमपी हैं तो इसका कोई चेहरा दूसरा हमारी पार्टी के अलावा कैसे कोई हो सकता है। ये बात भी ठीक है कि कांग्रेस एक लाइबिलिटी बनती जा रही है, लेकिन अगर वो अलग चुनाव न लड़े तो क्या करें, क्योंकि ममता बनर्जी तो वहां उनको कुछ 1-2 ही सीट देने के चक्कर रहती हैं। देखिए शायद जी, उद्धव मैं इस ठाकरे बात से भी सहमत कुछ नहीं हूँ कि कुछ रहे कांग्रेस होंगे। लायबिलिटी बनती जा रही है। ये गलत तर्क है, मतलब जो है इसका कोई मतलब नहीं है। इस तर्क का जो भारतीय राजनीति की जरा सी भी जानकारी रखता है वो जानता है कि कांग्रेस को छोड़ के भाजपा को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। भाई कांग्रेस कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में अपनी सीटें दोगुनी कर ली थी। देखा जाए चूंकि उनके पास थ्रेशोल्ड नीचे था, सीटें पहले से ही कम थी, इसलिए दुगनी होकर 100 तक पहुंच पाए। आप कल्पना कीजिए कांग्रेस के पास 75-80 सीटें होती हैं, फिर वो दुगनी कर देती तो उसी चुनाव में खेल हो गया होता। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की कोई भी राजनीति नामुमकिन नहीं, मैं सर विधानसभा चुनाव और इस टाइप के लोकल इलेक्शंस की बात कर रहा था, नहीं क्योंकि कांग्रेस विधानसभा का चुनाव, स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहता है। नहीं विधानसभा चुनाव एक अलग चीज है। वो केंद्र में लोकसभा चुनाव जब नजदीक आते हैं उस वक्त जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, वो राज्यों के चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है उससे अलग चरित्र होता है उसका। इसी दोनों को अलग अलग करके देखना होगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक इंडिया गठबंधन है उसके बारे में कांग्रेस को अपनी नीति में संशोधन करना होगा। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर कब्जा रखना चाहती है, उस कब्जे को औपचारिक की बजाय कांग्रेस को चतुराई पूर्वक उसे अनौपचारिक बनाना होगा। इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरपरस्ती के बिना नहीं चल सकता। लेकिन वो सरपरस्ती अनौपचारिक होगी। औपचारिक रूप से उसे किसी क्षेत्रीय शक्ति को या किसी विपक्ष के दूसरे किसी नेता को उसका संचालक बनाना होगा, और वो अपने व्यक्ति को उसका एक शोभा प्रतिष्ठा वाला अध्यक्ष का या पद जो होता है वो पद दे सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, चेयरमैन बनाया सकता है, सभापति, अध्यक्ष तो होगा नहीं, सभापति बनाया सकता है। और अखिलेश यादव या ममता बनर्जी जैसे किसी व्यक्ति को उसका संयोजक बनाया जा सकता है। और अभी विरोध शर्मा ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं उससे सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन को दरअसल 2 संयोजक बनाने चाहिए, एक नॉर्थ इंडिया के लिए और एक दक्षिण भारत के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत एक अलग ही तरह की चीज है, नॉर्थ इंडिया से उसका उत्तर भारत से संबंध नहीं है। तो दोनों को अलग अलग बना देने से भी बहुत एक, और उसका बिना देर किए ढांचा तैयार कर देना चाहिए। जब तक कांग्रेस खुद, भाई देखिए राहुल गांधी पहले से ही विपक्ष के नेता हैं सदन में, विपक्ष के लिए इससे बड़ी कोई पद नहीं हो सकता। राहुल गांधी के पास विपक्ष को मिलने वाला सर्वोच्च पद है, इसकी संवैधानिक मान्यता भी है। इससे बड़ा पद उन्हें विपक्ष में रहते हुए मिल ही नहीं सकता। इससे बड़ा पद तो केवल भारत का प्रधानमंत्री होना है, वो तभी मिलेगा जब हरा देंगे वो भाजपा को। तो उस क्षण को जब भाजपा को हरा पाए नजदीक लाने के लिए जरूरी है कि वो विपक्षी मोर्चा जो है, विपक्षी मोर्चा को सुदृढ़ करें। और कांग्रेस औपचारिक रूप से उसका नेतृत्व करना चाहती है, ये गलत रणनीति है। उन्हें चाहिए कि भाजपा से ही कुछ सीखें। जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाया था तो भाजपा कभी भी अपने किसी बंदे को एनडीए का संयोजक नहीं बनाती थी, जबकि भाजपा उसमें बहुत बड़ी पार्टी थी दूसरों के मुकाबले। कभी जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक होते थे, कभी चंद्रबाबू नायडू संयोजक होते थे, और कोई संयोजक होता था। तो ये इस नीति को अपनाना होगा। जो आपके सहयोगी दल हैं, यानी कांग्रेस को तरीका ही अपनाना होगा कि वो खुद भी महत्वपूर्ण बनी रहे और दूसरों को भी उनके महत्व का एहसास होता रहे।
ऐसा ना हो कि कांग्रेस महत्वपूर्ण बने रहने के चक्कर में दूसरे महसूस करें कि उन्हें कमतर रूप से देखा जा रहा है। इस तरीके से चलना होगा कांग्रेस को। जी, तो सर आज के लिए सर समय इतना ही था। मेरा बार बार सिर्फ ये रहता है कि जो भी चुनाव नतीजे हों वो विल ऑफ द पीपल हों, और शायद अगर मैं मानता हूं कि गड़बड़ी हुई या नहीं हुई, अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर विल ऑफ द पीपल यही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष को जरूर कुछ सोचना होगा कि मैं मानता हूं कि बहिष्कार रास्ता नहीं है, लेकिन और सड़क पर उतरना होगा और जनता के संपर्क में रहना होगा, और आगे आने वाला समय तय करेगा कि इस देश में लोकतंत्र किस रूप में आगे बढ़ता है। तो सर आज के लिए इतना ही, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।